आंगनवाड़ी बहनों से जुड़ी हुई कुछ ताजा महत्वपूर्ण खबरें निकल के आ रही है, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश है जो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कई अलग अलग राज्यों से हैं। तो सभी भाई बहन वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए ले चलते हैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, वहां दिखाते हैं आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण खबरों को। तब तक आप लोग कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बता दें। उत्तर प्रदेश से संगीता बहन ने हमारे पास एक जानकारी भेजी हुई है कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे अब डेस्क पर पढ़ेंगे। हालांकि इस प्रकार की खबरें आपने पहले भी सुनी होगी। कई बार न्यूज़पेपरों के माध्यम से ऐसी खबरें प्रकाशित होती रहती हैं जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र को मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की बात कही जाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी नर्सरी केंद्र बनाने की बात होती है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षिका का दर्जा देने की बात होती है। लेकिन अभी तक देखने को कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस प्रकार की खबर आजमगढ़ में भी छापी गई है। देखते हैं इसमें क्या कुछ नया बताया गया है। तो लिखा गया है कि आजमगढ़ आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब डेस्क पर कॉपी रखकर पढ़ लिख सकेंगे बच्चे। इससे 137 आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को फायदा मिलेगा। डेस्क और बेंच की खरीदारी के लिए शासन स्तर से बजट आवंटित किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2022-23 से आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्री नर्सरी टीचर का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन उनके मानदेय के विषय में अभी तक ऐसा कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं है, ऐसी कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं है, ऐसे कोई भी आदेश भी नहीं आया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाया जाएगा, उनको शिक्षिका के बराबर मानदेय वगैरह भी दिया जाएगा। ऐसी कोई भी जानकारी नहीं निकल के आ रही है। बस यही बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षिका का दर्जा दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी कि उनके ऊपर कुल मिला के जिम्मेदारी तो सौंपी जाएगी, लेकिन उनको कुछ फायदा होगा या नहीं होगा इसके विषय में शासन स्तर से भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 से आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल का दर्जा दिया गया है। इसमें इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। नवनिहालों को अवस्थापना की सुविधा से सुसज्जित माहौल में शिक्षित करने के लिए पहले चरण में परिषदीय विद्यालय, यानी परिषदीय विद्यालय का मतलब ये होता है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में चल रहे हैं उनकी बात हो रही। तो परिषदीय विद्यालय में जो चल रहे विद्यालय हैं आजमगढ़ में, वो 4720 आंगनवाड़ी केंद्र है। तो 4720 आंगनवाड़ी केंद्रों में से करीब 137 आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको बैठने के लिए डेस्क के साथ बेंच भी मुहैया कराया जाएगा। तो इस प्रकार की खबरें निकल के आ रही, जिससे शासन स्तर से डेस्क और बेंच खरीदने के लिए धनराशि भी स्वीकृत की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। संगीता बहन के द्वारा ये जानकारी भेजी गई है। तो आप लोग भी इस प्रकार की जानकारी भेज सकते हैं। आगे और भी कई राज्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें लगी हुई हैं। साथ में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी लगा हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए आगे की खबरों की तरफ ले चलते हैं। आपको ये महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, यानी कि पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण लेटर है। तो लेटर को ध्यान से समझकर देखते हैं इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो इसके विषय पर नज़र डालते हैं। तो विषय यहाँ पर देख सकते हैं कि विषय इसका है कि आंगनवाड़ी केंद्र के अक्षांश यानी कि लंबे तथा कब्जा करने की सुरक्षा जियो टैगिंग से सुविधा के लिए। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिखे गए हैं। तो हम आपको संक्षेप में साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को हमने पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहे हैं कि जो आपका पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है, तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आया हुआ है। उस अपडेट के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है और समझ लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आनंद फानन में आपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया और आपको जानकारी नहीं हुई कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आपके ऊपर परेशानी भी आ सकती है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बात कर लें कि इस लेटर में क्या बातें लिखी गई। उसके बाद आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से जुड़ी जो नई अपडेट है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। लेटर में लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग और मैपिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। इस संबंध में पोषण ट्रैकर पर संस्करण, जो कि जैसा कि हमने आपको बताया कि नया अपडेट आया है 16.3, यानी कि 16.3 का एक नया अपडेट आया है, जिसमें भू टैगिंग की सुविधा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के अक्षांश देशांतर को पकड़ने की सुविधा शुरू की जाएगी। यानी कि अब पता लगाया जाएगा कि आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर स्थित है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कहाँ पर हैं। दूसरे पॉइंट पर लिखा गया है कि सभी राज्यों
जैसा कि हमने बार बार कहा है कि ये जो लेटर है वो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए है, सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों के लिए है। तो ध्यान से समझिएगा, लिखा गया है कि सभी राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के से अनुरोध है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी आंगनवाड़ी केंद्रों से अक्षांश लॉन्ग कैप्चर करने के लिए फीचर पर क्लिक करने का निर्देश करें। और बताया गया उसके बाद कि यह सुविधा पोषण ट्रैकर ऐप के होम पेज पर अपडेट आंगनवाड़ी लोकेशन के तहत उपलब्ध कराई गई है। विस्तृत प्रक्रिया प्रवाहन सूचना में संचालन के लिए संलग्न है। तो आइए आपको पहले हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की जो नई अपडेट है उसके बारे में बता देते हैं, ताकि आपको ये लेटर पूरी तरीके से समझ में आ सके। तो आगे कई खबरें लगी हुई, जैसा कि आप सबको पता है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर हमने अपने दूसरे चैनल पर इसके बारे में जानकारी भी आपको दी है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पे 16.3 का नया वर्जन अपडेट कर दिया गया है। तो इस अपडेट में क्या होगा? इस अपडेट में होगा ये कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग रोजाना जब आप आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर आप अपनी हाजिरी देते हैं। हाजिरी का मतलब ये है कि आप केंद्र पर उपस्थित हैं या नहीं, आपका आंगनवाड़ी केंद्र खुला है या नहीं, इस प्रकार के करके आपके एप्लीकेशन पे एक जानकारी मांगी जाती है। तो उसी जानकारी में अब कुछ नया ऐड किया जा रहा है। अब उस जानकारी में आपको लोकेशन भी भरना होगा, उसमें आपको कुछ अलाउ वगैरह करने का भी देगा। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे तो अपडेट AWC लोकेशन की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले आपको अपडेट करना है अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को। उसके बाद जब आप आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित हों उस वक्त आपको ये लोकेशन अपडेट करना है। वहाँ पर आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि आप आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित हैं या फिर नहीं हैं। तो आप जब भी ऐसा करें, जब भी अपना अटेंडेंस लगाएं, उस वक्त आप आंगनवाड़ी केंद्र पर ही उपस्थित रहें, क्योंकि ये जानकारी इसलिए मांगी जा रही है कि आप आंगनवाड़ी केंद्र पर रहकर उपस्थिति दर्ज करा रही हैं या फिर कहीं बाहर हैं और आप अपना उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए यह नया अपडेट लाया गया है कि आप अपना जो भी काम करेंगे, जैसे कि आप कोई भी फीडिंग करती हैं, आपको गृह भ्रमण का कार्य करना है, तो गृह भ्रमण का कार्य अब कहाँ करेंगी? गृह भ्रमण का कार्य तो आप अपने पोषण क्षेत्र में ही करेंगी। तो कैसे पता चलेगा सरकार को कि आप अपने पोषण क्षेत्र में हैं या फिर नहीं हैं? तो सबसे पहले आप आंगनवाड़ी केंद्र में जाएंगी, वहाँ पर आप अपना अपडेट करेंगी कि आपने आंगनवाड़ी केंद्र आज खोला हुआ है। जिससे पहले, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर स्थित है वो तो सरकार को पहले से भी पता है। अब आप आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित हैं या नहीं हैं, इसकी जानकारी सरकार को इस तरीके से मिल पाएगी। उसके बाद आप जब भी अपना कार्य करेंगी तो पोषण क्षेत्र, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि पोषण क्षेत्र जो होता है वो लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में ही होता है। तो आप जब कोई भी गृह भ्रमण वगैरह करेंगी, उसकी फीडिंग करेंगी, तो उस कार्य क्षेत्र में ही आप उपस्थित होंगी, तभी यह अपडेट करें, तभी यह फीडिंग करें, ताकि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई न हो सके, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी रखने के लिए ये नया अपडेट लाया गया है। तो इसको ध्यान से आप लोग करिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग। आपके लिए यह भी बता दें कि इस लेटर में हमने आपको बताया नहीं कि इसमें एक नई जानकारी यह भी दी गई है कि आपको जो भी ये अपडेट करना है, लोकेशन अपडेट करना है, वो 9/11/2022 तक कर लेना है। यानी कि इस महीने की 9 तारीख को आपको हर हाल में ये जानकारी भर देनी है, यानी कि अपना लोकेशन अपडेट कर देना है। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर इस लेटर के द्वारा बताई गई है। तो आइए आगे की खबरों की तरफ चलते हैं। ये खबर बिहार के मधुबनी में छपी हुई है कि बाबू बरही CSC में सेविकाओं को दी गई ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग किस लिए दी गई है? हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर छापी गई है। तो उसमें बताया गया है, आइए देखते हैं पूरे खबर को ध्यान से पढ़ के समझते हैं। तो लिखा गया है कि बाबू बरही CSC के सभागार में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रभारी डॉक्टर शिवशंकर मेहता के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण में प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में एक लेटर जारी किया गया था जिसमें 7 नवंबर को कृमि मुक्त दिवस और 11 नवंबर को भी एक कार्यक्रम मनाया जाना है, जिसमें आपको आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बुलाना है, उनमें वहाँ पर कृमि मुक्त के लिए जो भी दवा वगैरह है वो खिलाई जानी है आपके सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आगामी 7 नवंबर को होने जा रहे अभियान से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ दी गई हैं। इस ट्रेनिंग में कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा के उपायों को ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर 19 साल के बच्चों के लिए कृमि नियंत्रण की दवाई, चबाकर खाने वाली गोली स्कूली और आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उसमें निःशुल्क खिलाई जाएगी।
सो उसमें ये जो ट्रेनिंग दी गई उसमें यही सारी बातें बताई गई हैं। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इस ट्रेनिंग में शामिल हुई होंगी उनको ये जानकारी हो गई होगी, और जिनको ये जानकारी नहीं है तो आपको मोटा मोटी जानकारी ये होनी जरूरी है कि जो 7 नवंबर है, आगामी 7 नवंबर को कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा और 11 तारीख को मापअप दिवस वगैरह भी मनाया जाएगा। इसमें 1 से लेके 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित कराया जाएगा। जिन बच्चों को 7 तारीख को दवा नहीं खिला जा पाएगी उनको 11 तारीख को भी बुलाकर उनको दवा खिलाई जाएगी। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण खबर भी निकल के आ रही है कि जाति जनगणना 25,000 कर्मियों की होगी ज़रूरत। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी ज़रूरत होगी। यहाँ पर बिहार के बिहार शरीफ में यह महत्वपूर्ण खबर छापी गई है, बताया गया है कि 25,000 कर्मियों की होगी ज़रूरत जाति जनगणना में। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पर भी सूचना दी गई है। तो लिखा गया है कि जाति जनगणना जल्द ही शुरू होने की संभावना है, यानी कि अब जल्द ही बिहार में जाति जनगणना की जाएगी, यानी कि किस जाति के लोग कितने हैं इसकी जनगणना की जाएगी। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई ये तो सरकार ही बता सकती है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हमारी आंगनवाड़ी बहनों को ज़रूर लगाया जाता है। पैसा मिले या न मिले, मानदेय समय से मिले या न मिले, प्रोत्साहन राशि मिले या न मिले, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य होगा तो उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में ऐसे कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जरूर लगाया जाता है। देखिए लिखा गया है कि जाति जनगणना जल्द ही शुरू होने की संभावना है। 700 की आबादी पर एक वार्ड का सीमांकन करके नजरी नक्शा तैयार किया जा रहा है। किसी पंचायत के एक वार्ड की आबादी 1000 है तो उसे 2 वार्ड में सीमांकन में बांटा जाएगा, यानी कि उसके 2 वार्ड बना दिए जाएंगे। उसी आधार पर एक नजरी नक्शा भी तैयार किया जाएगा। 700 की आबादी की जनगणना करने के लिए एक गणक को लगाया जाएगा, यानी कि 700 की आबादी की जनगणना कितने लोग किस जात के हैं इसके लिए एक कर्मचारी को लगाया जाएगा। कौन से कर्मचारी को लगाया जा सकता है, इसमें बताया गया है कि वर्तमान में जिले में 231 पंचायत, 15 नगर निकाय हैं। इस प्रकार से पूरे जिले की जाति जनगणना के लिए 25,000 कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी, यानी कि एक जिले में 25,000 कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी। तो इस प्रकार से अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी होंगे जिनको जाति जनगणना में लगाया जाएगा। इस प्रकार से पूरे जिले की जाति जनगणना के लिए 25,000 कर्मियों की सेवा ली जाएगी। इसमें सुशील कुमार सिन्हा ने बताया कि जनगणना करने वाले कर्मियों को प्रगणक का नाम दिया जाएगा, यानी कि उनको प्रगणक बोला जाएगा। गणना कार्य में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षक, विकास मित्र, आंगनवाड़ी सेविका, किसान सलाहकार, आवास सहायक को लगाया जाएगा, यानी इन कर्मचारियों को लगाया जाएगा। शिक्षक को, विकास मित्र को, आंगनवाड़ी सेविकाओं को, इसके अलावा किसान सलाहकार, आवास सहायक, इन सभी को लगाया जाएगा। तो बिहार में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक और जिम्मेदारी मिलने वाली है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी जाति जनगणना करेगी। तो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य कोई भी राज्य हो, हर जगह पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इस प्रकार के काम कराए जाते रहते हैं। लगातार सरकारें लेटर जारी करती हैं, लगातार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करती रहती है इस बात को लेकर कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य विभागों के काम न सौंपे जाएं, लेकिन फिर भी न तो सरकारें मानती हैं न तो विभाग मानता है। हर विभाग से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जो है काम दिया जाता रहता है। तो इसमें गलती किसकी है? जब पैसे की बात आती है न तो उनको, जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन करती रहती हैं, लगातार सड़कों पर बैठी रहती हैं, खाए पिए बिना, कड़ी धूप में, ठंड में, हर समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी कुछ बेसिक मांगों को लेकर प्रदर्शन करती रहती हैं, तब वहाँ पर सरकारें सुनने के लिए नहीं आती, उनकी बात तक सुनने नहीं आती। लेकिन जब काम देने की बात आती है तो उनको, अगर उनके दिमाग में सबसे पहले कोई नाम आता है तो वो आता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। ऐसा क्यों है? जब काम के वक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम सबसे पहले आता है तो पैसे देने के नाम पर सरकारें चुप्पी क्यों साध लेती हैं? पहले तो लेटर जारी करके कहा जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, जो अभी हाल ही में कुछ राज्यों में लेटर जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि दिवाली से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा मानदेय। क्या हुआ? कितने राज्यों में कितने कर्मचारियों को दिवाली से पहले मानदेय मिल गया? दिवाली भी बीत गई, नवंबर भी स्टार्ट हो गया, लेकिन काफ़ी राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिल पाया। खास करके बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले कई महीनों से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश में आधा मानदेय लगभग 4 महीने से मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी कहा गया था कि 8,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, इसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल होगी। लेकिन किस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1 महीने में 8,000 रुपये मिला, ये अभी तक कोई नहीं बता सकता।
इसके अलावा झारखंड की सरकार ने अभी हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का फैसला लिया है और झारखंड की सरकार ने ये कहा है कि अक्टूबर का जो मानदेय आएगा वो मानदेय बढ़ के आएगा। तो अब देखना ये है कि जब अक्टूबर का मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का झारखंड में आता है तो क्या बढ़कर मानदेय आता है या पुराना मानदेय आता है। ऐसे क्यों करती है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय क्यों करती है, उनके ऊपर काम का बोझ तो दिया जाता है लेकिन उनको मानदेय नहीं दिया जाता है समय से। इसके अलावा उनके लिए कोई भी व्यवस्थाएं लागू नहीं है। सरकारें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को की कोई भी कर्मचारी ही नहीं मानती हैं, न तो राज्य कर्मचारी माना जाता है, न तो केंद्र की कर्मचारी मानी जाती हैं ये, और न ही इनको संविदा कर्मचारी माना जाता है। तो ये हैं क्या? समाज सेवी। तो समाज सेवी तो वो होता है जो अपनी इच्छा से समाज के लिए सेवा करे। लेकिन अगर ये समाज सेवी हैं तो फिर इनके ऊपर काम का दबाव क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सरकारें या तो इनको कर्मचारी माने, राज्य कर्मचारी माने, केंद्र कर्मचारी माने, संविदा कर्मचारी माने, या तो फिर इनको अगर समाज सेवी मानता है सरकार, इनको अगर समाज सेवी मानती है तो फिर उनके ऊपर काम का दबाव न दिया जाए। आई होप कि आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही महत्वपूर्ण और यूजफुल जानकारी दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।